कभी एक तरफ वॉर खत्म होती है, कभी एक तरफ ट्रंप एक नया बाइट दे के चले जाते हैं, कभी ईरान कहता है मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप से। इन सब चीजों के बीच में एक नया, मैं बताती हूँ, एक नया मोड़ और ट्विस्ट आया हुआ है वॉर के अंदर। एक तरफ हमने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अब मुझे इस वॉर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया है, मैं इससे अब यू टर्न लेने वाला हूँ। तभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और पूरे वेस्ट एशिया में जिन जिन लोगों को ईरान से बदला लेना है, मैं उन सब के साथ अलायंस करूंगा और इनके खिलाफ आगे जाके एक बढ़िया सी, इनको पूरी तरीके से इनका जो न्यूक्लियर एसेट है उसको हटा दूंगा और पूरे ईरान को न्यूट्रलाइज कर दूंगा। आप समझ रहे, पूरे ईरान को न्यूट्रलाइज करना से आपको एक झलक मैं बस गाजा की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। आज उस शहर का इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहां पर जितने घर नहीं उससे ज्यादा शव बन के खड़े हो चुके हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों का पूरा प्लान था। पर इन सब चीजों के बीच में ईरान ने अपना एक नया बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। ईरान ने बोला कि अब मैं इन सारे जितने भी यूएस बेस्ड टेक जायंट्स हैं उन सबको अटैक करना शुरू करूंगा, जिसके तहत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो टेक जायंट्स के फर्म्स हैं उन सब के ऊपर अटैक्स होना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली अमेजोन के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके बाद से सब डरने लगे। मैं आपको बता दूं ये चीज सिर्फ और सिर्फ बाहरी देशों में इतना इफेक्ट नहीं करेगी, पर इंडिया में भी करेगी। इंडिया में भी अमेजोन है, गूगल है, मेटा, इन सब लोग, इन सब जगहों के ऑफिसेज है, उन सब जगहों में कम से कम लाख से ऊपर लोग इस टाइम पे काम करते हैं। लोगों का रोजगार इन सब जगहों से जाता है, राइट। अगर इन सब जगहों पे अटैक्स होना शुरू हो गए तो कंपनी के अंदर ले ऑफ शुरू होगा। जब काम ही नहीं हो पाएगा नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, तब फिर आउटपुट और रिजल्ट कैसे आएगा? तब लोगों को हटाना शुरू कर दिया जाएगा। और इतने लोग इस पैंडेमिक के टाइम पे अगर हटना शुरू कर देंगे तो किस तरीके के आगे जाकर फिर मतलब कहते हैं ना कि आगे जाके किस तरीके से चीजों को देखा जाएगा, इकोनॉमी पे भी असर आएगा। अब तक हमारे ऊपर तेल का असर आ गया, गैसेस का असर आ गया, नेचुरल गैसेस का असर आ गया, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था, रशिया ने बैक ऑफ कर लिया बहुत चीजों से। अब अगर रोजगार और एम्प्लॉयमेंट पे भी असर आना शुरू हो गया ना, तब तो बहुत ही ज्यादा एक महामारी का एक समय शुरू होने वाला है, जिस चीज के लिए हमें किसी ना किसी तरीके से रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये चीज हो सकती है, राइट। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का एक नया स्टेटमेंट आया, जिन्होंने यहां पर एक चीज साफ साफ रख दी। उन्होंने बोला कि मैं ईरान से इस तरीके से बदला लूंगा कि ईरान वापस से स्टोन एज एरा में चला जाएगा। स्टोन एज एरा मतलब एंशियंट टाइम, मतलब जो पुराना आदिवासियों का टाइम होता था उस टाइम पे, कि उसके पास कुछ भी ना बचे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचे, उसके इकोनॉमी ना बचे, उसके लोग ना बचे, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन बचे जिसका का पूरा ऑयल एसेट और गैस सब कुछ अमेरिका लेकर अपने पास गिरफ्त करना चाहता है। इस तरीके की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निकालना शुरू कर दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर को इतनी खराब तरीके से शुरू किया, इतने अब्रप्टली शुरू किया, आउट ऑफ नोवेयर। उन्होंने अपने अलाइज साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इन सब लोगों से एक बार भी वार्तालाप करना जरूरी नहीं समझा और ये पूरी की पूरी वॉर कर ली, राइट। अब ईरान ने अपने इतने लोगों को खो लिया, सुप्रीम लीडर को खो लिया, डिफेंस मिनिस्टर्स को खो लिया, चीफ्स को खो दिया, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को खो दिया, सब कुछ खो दिया। अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो ऐसे हो गए कि अब हमें मरना तो था ही, लेकिन इस बार हम मार के मरेंगे। उनकी बस यही एक फिलॉसफी चल रही है और कुछ नहीं। ईरान बोल रहा है कि मुझे नेगोशिएशन करना है, पर यूएस और इजराइल को बोलो मुझे लिखित चाहिए कि वो जीवन में दोबारा हम पर कभी अटैक नहीं करेंगे। और ये बात में ईरान कहीं गलत भी नहीं है। देखिए ना कितने बुरे बुरे हाल चल रहे हैं गजा के ऊपर। इन लोगों ने बोला कि सीज फायर हो गया, अभी भी गजा के अंदर इतने ढेर सारे बॉम्बार्डमेंट्स होते हैं और अभी भी बॉम्बिंग चलती है। क्या वो लोग सुरक्षित हैं? गाजा पीस बोर्ड बनाकर क्या फायदा हो गया? क्या गाजा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुआ? लोगों से एक एक बिलियन की रकम लेने चाह रहे थे ये लोग, अभी तक कुछ भी आपको लग रहा है यूएन के अलावा किसी ने भी हेल्प पहुंचाई है गाजा के अंदर? नहीं। इसी तरीके की चीजें ये लोग कुछ ईरान के साथ भी करना चाहते हैं, पर ईरान के पास पावर है। ईरान ने अपने आप को पता नहीं किस तरीके से वापस से रिवैम्प किया है, उसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। पर अभी अल जजीरा की एक पूरी वीडियो क्लिपिंग निकली थी जिसके अंदर अच्छी खासी हाईटेक मिसाइल्स थी, वेपन्स थे, और ईरान ने साफ साफ वार्निंग दी है यूएस और इजराइल को कि तुम्हें नहीं रुकना है तो मत रुको, पर मेरे पास ये पूरा सामान है और ये सब चीजों का टेस्टिंग मैं तुम्हारे ऊपर ही करूंगा। तो ईरान डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने साफ साफ बोल दिया तुम्हें जितने दिन भी वॉर करनी है तुम करो, पर मैं अपना यूरेनियम जो मैंने इनरिच किया है, जो मेरी कंट्री का एक पावर वेपन है, मैं तुम्हें वो नहीं दे रहा हूं, तुम चाहे जो करना है तुम कर लो। यहां पर यूएस ने ये बोला कि मैं अपने 1000 सैनिक भेजता हूं ईरान के अंदर, और उन हजारों सैनिक के हेल्प से मैं जितना भी यूरेनियम है, कम से कम 400 केजी भर का यूरेनियम वहां पे स्थित है, तो उन सब चीजों को मैं कब्जा करके अपने पास ले आऊंगा। देखिए
माना कि यूएस और इजराइल इस जगह पे गलत नहीं है कि जिस हद तक यूरेनियम एनरिच हो चुका है अभी तक, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, राइट। पर ईरान कह रहा है मुझे न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं है, मैं तो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वेपन्स और इन सब वेपन्स हटा के बाकी सब डिफेंस टाइज और इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, यूएस के पास भी न्यूक्लियर एसेट है, इजराइल के पास भी है। हालांकि इजराइल के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो ऑफिशियल नहीं है, पर सबको पता है अनऑफिशियल है और किस जगह पे स्थित है, ठीक है, ये बात सबको पता है। अब ईरान अपने आप को इस टाइम पे पावरफुल करना चाहता है, न्यूक्लियर वेपन बनाने में ना इन लोगों का जो पूरा पैक्ट है, इनकी जो चीजें हैं, उसके अंदर बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आती हैं। देखिए, यूएस और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर एसिड अपना डेवलप करे, क्योंकि न्यूक्लियर एसिड के बाद से दबदबा बन जाता है कि अगर तुमने मुझ पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग फेंका या तुमने मुझ पर दबदबा बनाने की कोशिश की, तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बिंग फेंक दूंगा। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर हर एक कंट्री के पास अपने न्यूक्लियर एसिड रखने का एक परमिशन नहीं दिया गया है, पर फिर भी लोग रखते हैं, एज इफ इंडिया के अंदर भी है, राइट। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने वो विजन नहीं लाया होता तो आज इंडिया के पास भी न्यूक्लियर एसिड नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंट थ्रेट फील होता, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी, राइट। तो ईरान भी कुछ अगर ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो भी वो अपनी जगह पर है। पर ये सारी बातें ना बातों में रख कर भी समझौता किया जा सकता था, इस पे इतने सरप्राइजिंग मैनर में अटैक करने की कोई जरूरत नहीं। और अब जब अटैक हो गया, अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हाथों से चला गया, पूरा क्रूड ऑयल वगैरह खरीद वरीद के जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रखा था, वेनेजुला का भी हथियार लिया, अब बेचने के लिए उनके पास कोई बचा ही नहीं है। तो ये सब जो रिलेटिव प्रॉब्लम्स हो रही है, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है इस टाइम पे। इंडिया ने अभी रिसेंटली यूके के साथ मिलकर डील साइन की है, जहां पे ये लोग पूरी तरीके से ट्राई करें कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो सारी दिक्कतों का एक तरीके से मतलब कहते हैं ना एंड हो गया, बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। पर अगर नहीं खुला और ये वॉर इस तरीके से और आगे बढ़ती गई तो और दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। इस पूरे वॉर के अंदर एक तरफ से मुझे समझ में आ रहा है कि ईरान और यूएस तो ऑलमोस्ट नेगोशिएशन के लिए रेडी हो चुके हैं, पर यहाँ पर इसराइल नहीं पीछे हट रहा है। और नेतन्याहू उस तरीके के खिलाड़ी हैं कि उनको पीछे हटाना बहुत मुश्किल है। उनको जब गजा से पीछे नहीं हटा पाया कोई, तो आपको लग रहा है कि ईरान जो उनका जानी दुश्मन है एक तरीके से, उसको पीछे हटा दिया जाएगा, वो नहीं हटेंगे। इन्होंने बार बार यही बोला है कि हम जूश के अस्तित्व के लिए एक फाइट कर रहे हैं और उसके लिए हमें ये फाइट करनी चाहिए। इसराइल को बार बार इसराइल के लोगों को इसी वहम में डालकर 3 साल से ऊपर हो गया इसराइल वॉर के अंदर है। और इस पूरे वॉर के अंदर यूएस का इकोनॉमिक लॉस हुआ तो हुआ, उसके अलावा कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसकी वजह से कतर के अंदर जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आपकी फैसिलिटी थी, जो टॉप 5 के अंदर आती है, वो डिस्ट्रॉय हुई है, जिसके चक्कर में सिर्फ और सिर्फ कतर या मिडिल ईस्ट या यूएस इसराइल का लॉस नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड का लॉस हो गया। ये सब लॉस हम सब बेयर कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये काम भी डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। जी हाँ, कभी कभार जो वो फॉल्स क्लेम करते हैं ना कि मैंने 8 वॉर खत्म करवाई है, जबकि 9 भी खुद ही जन्म दिए उन्होंने। 8 वॉर खत्म कराई है, मुझे नोबेल पीस दे दो। मुझे लगता है कि बस आपको ना बेंजामिन नेतन्याहू को हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका को दोनों को सोचना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों के हाथों में पावर दी है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ देश भर में और पूरे वर्ल्ड के अंदर ही अपना शासन नहीं दिखा रहे, पर साथ ही साथ यूएस के अंदर भी उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल को हटा दिया। वो अटॉर्नी जनरल जो उनके लिए बहुत खास मानी जाती थी एक टाइम पर जिस वजह से यहाँ पे टैरिफ के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर इतने ढेर सारे स्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इस वजह से देखा जा रहा है कि इनको भी हटा दिया गया, राइट। तो इस पूरे वर्ल्ड के हेमिस्फीयर के अंदर काफी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से ये समझ में आ रहा है कि आगे जाकर इस वॉर के अंदर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हमें इसका कोई भी थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम एक बहुत ऐसे एज की तरफ जा रहे हैं जहां पे एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, तो किसमें गिर जाएगा कोई, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता। इसलिए सतर्क रहिए और ज्यादातर फेक न्यूज से बच कर रहिए। गवर्नमेंट साइट्स पे भरोसा करिए या फिर एबीसी हिंदी के ऊपर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।